और सीधे कुवैत की ओर रुख करती हूँ और वहाँ एक हमारी महिला उद्योजिका और संगीत विशारद और सशक्त लेखनी से जानी जाने वाली हमारी अनुपमा चतुर्वेदी जी का मैं गृह स्वामिनी ई पटल ई मैगजीन के इस आभासी पटल पर सहर्ष स्वागत करती हूँ और आपको अभिवादन करते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज इस पटल पर आपकी कहानी कौन सी है, उसका शीर्षक कौन सा है, ये आप प्रस्तुत करें। स्वागत है अनुपमा जी। अश्विनी जी नमस्कार, और आप सभी गुरुमुनि जनों को भी मेरा सादर नमन। आज गृह स्वामिनी का मैं विशेषकर आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये इतना सशक्त मंच दिया अपनी कुछ भावनाएं आपसे साझा करने के लिए। अश्विनी मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और आपको साधुवाद के आप इतना अच्छा यहाँ पर संचालन कर रही हैं। आज मुंशी प्रेमचंद्र को आदर सम्मान देने के लिए हम सभी इस पटल पर जुड़े हैं, तो उनके लिए कुछ कहने के बाद मैं अपनी कहानी पर आती हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे यदि कोई काल्पनिक संसार का कहीं कोई विपरीत या विलोम होता, कोई साध्य होता, तो संभवतः वे आदरणीय मुंशी प्रेमचंद्र हैं। धरातल या कहूँ रसातल से भी जुड़े कथानक और पात्र उनकी रचनाओं में अपने मार्मिक प्रतिबिंब लिए हमारे सामने खड़े मिलते हैं। सीधी साधी किंतु घर्षण उत्पन्न करती भाषा पाठक को अंदर तक झकझोर देने और उसके विचारों को एक नया ही परिप्रेक्ष्य देने की क्षमता रखती है। आपकी किताबों को खोलने के समय जैसे मेरे मन में एक चेतावनी अवश्य सुनाई देती थी कि अब सत्य का सामना होने वाला है और जिसका स्वरूप सुखमय, स्वर्ग तुल्य, कल्पना युक्त और शांतिदायक तो कतई नहीं होने वाला। उनकी लेखनी से मुझे प्रेरणा मिली कि अपने समाज में जो लोग आसपास ही रह रहे हैं, उनकी चर्चा, उनकी व्यथा और उनका सत्य अपनी रचनाओं में उजागर करना हर लेखक का उत्तरदायित्व है। ऐसे में यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में लेखक को कल्पना का एक संसार रचने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। कथा का और कहानी स्वयं ही बुनती चली जाती है। सजीव पात्र उठ खड़े होते हैं और कथा का उद्देश्य तो लेखन के प्रारंभ के पहले ही स्पष्ट लेखक के सामने अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ा मिलता है। उनकी श्रेष्ठ रचनाएं दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी और बड़े भाई साहब मेरे प्रिय और मेरे इस कथन के गवाह हैं। उनके बारे में अधिक न कहते हुए, क्योंकि आप सभी गुणी जन हैं। जी बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद्र हमारे अध्ययनमय संसार परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनका परिचय मेरे शब्दों का मोहताज नहीं। उनके सम्मान में उनकी लेखनी से प्रेरणा लेते हुए मैं अपनी कथा आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है करछी का ज्ञान। शादी के पहले हफ्ते में ही भूमि को विचित्र अनुभव हो रहे थे। भूमि पढ़ी लिखी थी, नौकरी कर रही थी, बहुत सुंदर तो न थी, जरा मोटी थी, रंग भी दबता सा था। पर गगन ही कहाँ भगवान शिव का अवतार थे। नाटा कद, बैंक में क्लर्क, हाँ रंग भूमि से गोरा था। शादी प्रेम विवाह न थी। सुनने में आया था कि गगन भूमि से यह शादी करने को राजी ही न था। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं भी उसी तरह से मैंने ये कहानी लिखी है। अपने सपनों में कई हूर की परियां बसी थीं। शादी मैं फिर से पढ़ती हूँ। गगन सुनने में आया था कि गगन भूमि से यह शादी करने को राजी ही न था। उसके सपने में कई हूर की परियां बसी थीं। खुद अपना प्रतिबिंब नर कहाँ देख पाता है दर्पण में, टेढ़े मेढ़े बूंदी के लड्डू। भूमि के माँ बाप कई वर्षों के प्रयास के बाद भी अनुकूल वर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे।
गगन के माता पिता किशोरावस्था में ही चल बसे थे। बड़े भाई और सुंदर सुशील ममतामयी भाभी ने माँ बाप की कमी महसूस ही न होने दी। शायद इसी वजह से गगन जरा नक चढ़े हो गए थे। मरता क्या न करता, भूमि के अभिभावकों ने गगन के बड़े भाई के सभ्य घर परिवार को देख और उनके निर्मल आचरण के आधार पर विवाह की बात पक्की कर दी। विवाह की तारीख 1982 के भारतीय एशियाड खेलों के आसपास पक्की हो गई। इसके पूर्व गगन और भूमि एक दूसरे से मिल लिए और उनकी स्वीकृति भी मिल गई। जितना सामर्थ्य था उससे अधिक ही बड़े भाई और भाभी ने धन धान्य व अपने श्रम की आहुति विवाह के हवन कुंड में डाली। शादी की पहली रात ही भूमि को सुहागरात के लिए साधारण साज सज्जा से सजे कमरे के बाहर ही सोना पड़ा, क्योंकि आप साहब पलंग पर ऐसे सो रहे थे कि दूसरा सो ही ना पाए। मेहमानों से खचाखच भरे घर में, जहां भूमि ठीक से सबसे परिचित भी न थी, किसी को सोते में से उठाकर कैसे कहे कि मैं कहां सोऊं। लेकिन न चाहते हुए भी भूमि को अंधेरे में किसी अनजान वृद्धा को उठाकर यह कहना ही पड़ा। अगली सुबह मेहमानों से भरे घर के कोने में खुसर पुसर शुरू हो गई। खैर, हफ्ते भर बाद ही ये दोनों बड़े भाई के निवास से बनारस पहुंचे, जहां गगन नौकरी करते थे। घर भी कुछ खास नहीं, हर काम की जिम्मेदारी नवविवाहिता को सौंप या तो घर से बाहर चले जाते या टांग पसार कर सो जाते। राशन पानी की व्यवस्था, घर में टूट फूट को ठीक कराने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था, सब भूमि को स्वयं ही करना था। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भूमि का परिचय तक नहीं करवाया था। भूमि को ऐसा प्रतीत होता कि जैसे गगन विवाह से खुश नहीं है। अति प्रसन्न तो वह भी न थी, किंतु माँ बाप की विडंबना का अंत करने हेतु उसने अपनी स्वीकृति दे दी थी। नई बहू होने के हिचक के कारण खुलकर पतिदेव से बात भी नहीं कर पा रही थी, किंतु रात के समय अपने पुरुष धर्म को निभाना गगन ना भूलते और अगली सुबह उजाले में तुम कौन हो के भाव चेहरे पर मले घूमते। यह छोटी छोटी बातें भूमि को किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी। अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान में रखते हुए भूमि धैर्य का दामन थामे थी। 1 महीना बिना किसी मुस्कुराहट के बीत गया। इस दौरान घर पर कई मेहमान भी आए, जिनके सामने गगन का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता। विनम्रता और सभ्यता टपकने लगती और यही व्यक्ति सारे दिन भूमि से सीधे मुंह बात तक न करता था। एक ही महीने में कितनी बार सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। अनेक बार भोजन की थाली जमीन पर गुस्से में फेंकी जा चुकी थी। कितनी बार गगन के दम्भ में भरे इस जंगली व्यवहार से भूमि के पैर डर से कांपने लगते। घर की हवा में एक अजीब घुटन बसी हुई थी। गनीमत थी कि गगन ने अपने पारिवारिक संसारों के कारण अब तक भूमि को पीटा नहीं था, पर भविष्य की क्या गारंटी। कितनी बार क्रोध में इस आदमी ने खुद अपने को ही मारा था। ऐसा व्यवहार भूमि ने अपने जीवन में कभी न देखा और न सुना था। 1 महीने बाद नववधू अपने मायके जाती है, ऐसा रिवाज था। तो भूमि का टिकट खरीदने का हुक्म जेठ जी के घर से तुरंत आ गया। भूमि की जेठानी बिल्कुल संत स्वभाव की थी। गगन के व्यवहार की कुछ चर्चा भूमि ने दबे सहमे शब्दों में जेठानी से पत्राचार व फोन द्वारा कही थी। वे धैर्य से सुन लेती, कुछ उपाय बतलाती जो काम नहीं आ रहे थे। शायद इसलिए जेठानी जी ने भूमि को मायके भेजने में देर न की, यही सोचकर कि जरा दूरी शायद रिश्तों में कुछ मिठास ले आए। भूमि रसोई में ट्रेन में साथ ले जाने के लिए खाना बांध रही थी। गगन उसे छोड़ने ससुराल नहीं जा रहे थे, तो वह गगन के लिए भी 3-4 दिन का खाना जल्दी जल्दी बनाकर रख रही थी। ट्रेन का समय हुआ जा रहा था और गगन ऑफिस से अभी तक नहीं आए थे। थोड़े और चिंता घबराहट भरे इंतजार के बाद स्कूटर की आवाज सुनते ही भूमि की जान में जान आई। तैयार हो? गगन ने रूखे स्वर में पूछा। हाँ, बस आपके लिए ये पूड़ियां सेक रही थी,
बस 2 मिनट। अरे कुछ नहीं सीखा क्या अपनी माँ से? पूरी इससे नहीं इस करछी से सेकी जाती है, कहकर गगन ने करछी को जमीन पर जोर से फेंक दिया और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। करछी की झंझनाहट ने भूमि के दिमाग को भी झंझना दिया। तेल की कढ़ाई को जलता हुआ छोड़ भूमि ने अपना बैग उठाया, बाहर से ऑटो बुलाया और आवाक खड़े गगन से बोली, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है जिंदगी भर अकेले रहूं। लेने मत आना मुझे। अच्छा हुआ बीच में कोई बच्चा न आया, वरना 2 जाने बर्बाद करते तुम। विवाहित जीवन 2 छोटे बराबर के पहियों पर चलता है, एक बड़े पहिए पर नहीं। अहंकार की मजबूत जड़ पर खड़ा यह बदसूरत वृक्ष अचानक स्तब्ध था, परंतु जड़ें अभी भी नहीं हिली थी उसकी। धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत अभिनंदन अनुपमा जी। जहां Thank you. मनोज शर्मा जी ने बहुत जी अच्छा। जी 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 थैंक यू मनोज जी। जहां मनोज जी ने एक भावुक पुरुष की एक कहानी सुनाई थी और हमें एक भावुक पुरुष जो सज्जन भी होते हैं लेकिन सामने वाली स्त्री शायद उसे अलग नजरिए से देख लेती है, वो चित्र बताया था इस पटल पर, और आपने एक ऐसी स्त्री का चित्र उजागर किया या सामने खड़ा किया जहां पे वह अपने भावना से इतनी चूर हो चुकी है और उसे अब उसके जो पति देव है उसकी जो सभी जो चल रही उनके साथ जो चल रहा उनका व्यवहार है वो उसे पसंद नहीं आता है और वो छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वह जानती है कि आगे नहीं उससे यह संसार हो पाएगा, इनके साथ रहना शायद मुश्किल हो पाएगा। तो 2 अलग रंग इस पटल पर आप दोनों ने पिरोए हैं। आप दोनों को मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ और सीधे आगे रुख करती हूँ। आप सुनिए